नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा और आज 5 की बात की शुरुआत करेंगे आत्मनिर्भर भारत की बात से, क्योंकि भारत में पहली बार मेड इन इंडिया तेजस फाइटर भारत में ही निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के डेक पर लैंड कर पाया है। प्रधानमंत्री ने कोची के कोचिन शिपयार्ड में बीते साल आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया था। भारतीय नौसेना के इतिहास में ये अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा जहाज है और भारतीय नौसेना के इतिहास में ये एक निर्णायक मोड़ भी है। भारत का रुतबा ब्लू वाटर नेवी के तौर पर ये कदम और भी मजबूत बनाएगा। आईएनएस विक्रांत का नाम भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के नाम पर ही रखा गया है। यह पहली बार है जब फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों ही भारत में बनाए गए हैं। नेवी के पायलटों ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एलसीए तेजस, जो कि नेवी के लिए वर्जन तैयार किया गया है, उसे आईएनएस विक्रांत के डेक पर उतारा। भारतीय नौसेना ने फाइटर जेट डिजाइन और लैंड कराने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। आत्मनिर्भर भारत की ओर ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो क्या है ये एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और कैसा है, आपको एक ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाएंगे कि आईएनएस विक्रांत कैसा है, क्या है। सबसे पहले तो ये जानिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है। सरल भाषा में ये एक ऐसा युद्धपोत है जिस पर लड़ाकू विमान लैंड कर सकते हैं और वहां से उड़ान भर सकते हैं, यानी कि ये एक तैरता हुआ एयरबेस है। तो स्वदेशी विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है। लंबाई इसकी 262 मीटर है, चौड़ाई 62 मीटर है और ऊंचाई 59 मीटर है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो एक 15 मंजिला इमारत के बराबर है और फ्लाइट डेक 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। इसके कैरियर में 2300 कंपार्टमेंट हैं और इसमें कुल 1700 क्रू सदस्यों की क्षमता है। इसकी जो सामान ले जाने की क्षमता है वो 45,000 टन है। क्रूज करने की जो स्पीड है वो 18 नॉट है और अधिकतम स्पीड इसकी 28 नॉट तक है। 88 मेगावाट की 4 गैस टर्बाइन से यह संचालित है और गिने चुने देशों के पास ही ऐसे पोत बनाने की क्षमता है। तो ये जो आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ने बनाया है, इसके साथ ही जो एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में है वो अब उनकी संख्या बढ़ गई है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान एडमिरल अरुण प्रकाश, जो पूर्व नौसेना प्रमुख रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो भारत में निर्मित है वो एक बहुत बड़ा कदम है आत्मनिर्भर भारत की ओर से। भारतीय नेवी की क्षमता को ये किस तरह से बढ़ाता है और इंडियन नेवी का जो रुतबा है दुनिया में वो कितना खास होता है इससे? धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। इसका महत्व ये है कि जो पहला आईएनएस विक्रांत जिसकी आपने बात की अभी, उसकी टनेज थी 20,000 टन और ये जो नया विक्रांत है ये 45,000 टन के करीब है, यानी कि पुराने विक्रांत से 2 गुना बड़ा है। तो इसकी शक्ति है, जितनी वायु शक्ति जितनी उठा सकता है वो भी इतनी बड़ी है। तो ये अपनी वायु शक्ति को लेके ये 24 घंटे में 400 से 500 मील तक कहीं भी समुद्र में जा सकता है। तो ये शक्ति जो भारत की शक्ति है, कहीं भी प्रोजेक्ट करनी हो, कहीं जरूरत पड़े तो उसको ले जा सकता है। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर या विमान वाहक पोत की ये क्षमता है। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि ये जो जहाज है ये पूरा हमारे डिजाइनर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स ने डिजाइन किया और कंस्ट्रक्ट किया, जैसे आपने कहा कोचिन में। और उससे भी ज्यादा गर्व की बात यह है कि पहली बार भारतीय डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड शिप के ऊपर एक भारतीय डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड फाइटर जहाज उतारा गया है, वो भी हमारे टेस्ट पायलट्स ने। तो ये सब बातें मिला के आज भारत उन चंद 5 या 6 देशों में शामिल हो गया पूरे दुनिया में जिनके पास ये क्षमता है कि अपना जहाज डिजाइन करें, अपने देश में बनाएं, अपना फाइटर डिजाइन करें और देश में उसको बनाएं और अपने ही पायलट और डिजाइनर इन सब चीजों को समेट लें। तो ये बहुत गर्व की बात है कि आज भारत आत्मनिर्भरता में एक बहुत बड़ा कदम ले चुका है।
जी, एडमिरल अरुण प्रकाश, जैसा आपने बताया कि भारत का रुतबा बढ़ा है क्योंकि भारत उन कुछ चंद देशों में शामिल हो गया है, 5-6 देशों में जिनके पास ये क्षमता है, इसलिए जो कहते हैं ब्लू वाटर नेवी, उसमें उसका रुतबा जो है वो और बढ़ गया है। दिलचस्प ये है आपसे बात करना कि जहां तक मेरी जानकारी है आपने कमांड किया है विक्रांत को, तो अभी ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत जो उस विक्रांत के नाम पे रखा गया है, उससे अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट कैरियर ये जो बना है इससे भारतीय नेवी की क्षमता बढ़ती है और साथ साथ जो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है, तो ये नेवी को और मजबूत बनाता है। इसके बारे में मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। जी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये जो नया विक्रांत है वो पुराने विक्रांत से 2 गुना बड़ा है, तो इसकी जो वायु शक्ति जो ये प्रोजेक्ट कर सकता है वो भी दुगनी है। और जो पुराने जहाज थे उनकी जगह अब नए जहाज हैं, MiG-29 है और भी कहीं नए जहाज मंगाए जाएंगे। इसका तेजस का महत्व ये है कि हमने जब तेजस बना था तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बना था, वायुसेना के लिए बना था, जो कि इस जहाज को जमीन के रनवे या ना पटरी पे ऑपरेट करना चाहते थे। तो जमीन पे पटरी जो है वो 6, 7, 8 हजार फुट लंबी होती है, लेकिन जो जहाज है विमान वाहक पोत, उसमें उतरने और टेक ऑफ करने की सिर्फ 2 या 300 फुट की लंबाई अवेलेबल है। तो आप कंपेयर करिए 6-7 हजार फुट की रनवे जमीन पे और 2 या 300 फुट की जो डेक है जहाज पे। तो इस जहाज को लेके, हवाई जहाज को लेके हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इंजीनियर्स ने को रीडिजाइन किया कि ये शिप पे ऑपरेट कर सके। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, उसके लिए हमें अपने इंजीनियर्स को, डिजाइनर्स को बहुत प्रेज करना चाहिए। जी, एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो ये फाइटर जेट जैसे तेजस लैंड करता, टेक ऑफ करता, उसके बारे में थोड़ा जानकारी की, कितना मुश्किल होता है ये काम? जैसे मैंने कहा कि जमीन पे उतरना हो जहाज, हवाई जहाज को, तो 6,000-7,000 फुट रनवे अवेलेबल है। शिप पे उतरना हो तो खाली 50 फुट में ये एक तार को अपने हुक से पकड़ के 50 फुट में नीचे आ जाएगा। तो कई लोग कहते हैं कि एक क्रैश करने के माफिक है। तो इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए पायलट को, और टेक ऑफ करने के लिए सिर्फ 200-250-300 फुट सिर्फ अवेलेबल है। लेकिन दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो तेजस है ये हमारा पहला कदम है। इसके बाद एक और इससे बढ़िया जहाज आएगा जिसका नाम है TBDF, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। इसमें सिर्फ एक इंजन है। जो नया जहाज डिजाइन हो रहा है उसमें 2 इंजन होंगे, उसकी रेंज बहुत होगी और बहुत शक्तिशाली जहाज होगा। तो ये हमारा पहला कदम था कि हम देखें कि हम ऐसा हवाई जहाज बना सकते हैं, उसको डेक पे उतार सकते हैं, ये सब कर सकते हैं कि नहीं। तो वो सब इन सब चीजों में हम सफल रहे हैं। तो आज इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे जो टेस्ट पायलट हैं उन्होंने एक बहुत और एयरक्राफ्ट कैरियर की कमी थी भारतीय नौसेना में जो इससे पूरी होती है। हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ हमारे पास एक था। तो हमारे पास 2 तट है, पूर्वी और पश्चिमी तट है, और बहुत विशाल समुद्र है हमारे चारों तरफ। और अब तो हमें आगे भी जाना है, इंडो पैसिफिक जिसे कहते हैं। तो उसके लिए कम से कम हमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। तो अभी इसके विक्रांत के शामिल होने से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। तो हमें बहुत उम्मीद है, नौसेना को उम्मीद है कि सरकार तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की इजाजत दे देंगे जल्दी से जल्दी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एडमिरल अरुण प्रकाश हमसे बात करने के लिए, बताने के लिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर की कितनी ज्यादा आवश्यकता भारतीय नौसेना को थी। एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं पूर्वी और पश्चिमी तट के लिए, और एक और की भी जरूरत है। और ये बड़ी बात है कि पहली बार भारत में ही बना है, ये मेक इन इंडिया है। और आत्मनिर्भर भारत की जो बात लगातार कही जा रही है उसको बल मिलता है। बल्कि आज ही कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में ही मेक इन इंडिया के प्रसार पर बोला है, क्योंकि कर्नाटका में तुमकुर में वो बोल रहे थे और वहां पर एक चॉपर फैक्ट्री का उद्घाटन भी हुआ है। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने एक और जो डिफेंस है उसके ऊपर किस तरह उसको और बढ़ावा दिया है। आज आधुनिक असॉल्ट राइफल से लेकर टैंक, तोप, नौसेना के लिए
एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सब कुछ भारत खुद बना रहा है। आज हम अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार तो दे ही रहे हैं, बल्कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है। तो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा भारत की शक्ति और आत्मनिर्भरता बढ़ रही है डिफेंस सेक्टर में, जो एक अच्छी बात है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय खबर में बात सीरिया और टर्की की, क्योंकि एक बहुत बड़ा भूकंप आज सुबह लोकल समय के मुताबिक करीब 4:15 बजे टर्की और सीरिया दोनों की सीमा के पास आया है। सीरिया की सीमा से सटे हुए दक्षिणी तुर्की में आज एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.8 मापी गई और केंद्र इसका तुर्की के 26 किलोमीटर दूर पूर्व में रहा, नूरदा में। इस भूकंप में तुर्की और सीरिया में अब तक 1200 लोगों के मौत की खबर है, जबकि सैकड़ों इसमें घायल हैं। तुर्की में 900 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, सीरिया में भी 300 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग घायल हैं। तो तुर्की में 35 से ज्यादा इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं। लोकल जो समय है वहां पे स्थानीय समय उसके मुताबिक करीब 4:17 पर यह बड़ा भूकंप आया और जहां पे ये टर्की का कुछ इलाका है, 35 इमारतें जो है क्षतिग्रस्त हुई। इलाका जो है वो गाजियान्टेप के पास है। इस इलाके की आबादी करीब 20 लाख है, जिसमें एक बड़ी तादाद में सीरियाई शरणार्थी हैं, यानी वो लोग जो सीरिया के गृह युद्ध से भागकर इधर आए। कई बड़े बड़े शहरों में भी यहां पे भारी तबाही देखी गई है। इमारतें समतल हो गई हैं। इन इलाकों में लाखों लोग हैं सीरिया के शरणार्थी जो गृह युद्ध से भागकर यहां पर आए। बताया जा रहा है कि लगभग एक सदी में ये टर्की में आने वाला सबसे बड़ा भूकंप है, जो सुबह 4:17 पे आया और जमीन की सतह से इसकी गहराई 17.9 किलोमीटर रही। और ये बड़ा भूकंप जो आया उसके बाद, जैसा अक्सर होता है कि एक बड़े भूकंप के बाद कई छोटे भूकंप लगातार आते हैं, झटके महसूस किए जाते हैं। तो इस भूकंप के बाद भी लगभग 40 आफ्टर शॉक्स आए हैं, भूकंप के झटके आए हैं। और जो टर्की के राष्ट्रपति हैं रेचेप तैयब एर्दोगान, उनके ऊपर एक दबाव काफी है कि ये रिलीफ वर्क को और जो उनकी जवाबी कार्रवाई इस पर होगी वो उसको बहुत अच्छी तरह से निभाएं। हाल अभी जल्दी ही वहां पे चुनाव होने वाले हैं 14 मई को, जो कि बहुत मुश्किल चुनाव हैं रेचेप तैयब एर्दोगान के ऊपर, और उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है। इस समय पूरे देश को साथ रहने के लिए भी कहा है। अब मैं आपको एक मैप के जरिए दिखाना चाहती हूं कि ये इलाका जो है वो कहां पर है। भूकंप से जो तुर्की और सीरिया में तबाही मची है, वो देखिए ये इलाका है जो गाजियान्टेप है, जहां पर इसका वो केंद्र रहा और इसके आसपास में ये तमाम देश प्रभावित हो रहे हैं। जैसे साइप्रस इससे लगा हुआ है, लेबनान लगा हुआ है, सीरिया है और तुर्की है। तो तुर्की और सीरिया का ये बॉर्डर है जहां पर ये इलाका है गाजियान्टेप, जो इसका केंद्र रहा है। इसलिए तुर्की और सीरिया दोनों जगह ही इस पे तबाही हुई है, लेकिन इसके झटके जो हैं लेबनान और साइप्रस तक महसूस किए गए, बल्कि इजिप्ट में भी इसके झटके कुछ जगहों पे महसूस किए गए हैं। तो तुर्की में जो भूकंप से तबाही मची है उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताते हुए अपना ट्वीट भी किया है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं क्या कहा है। आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है।
और इस हादसे पे टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने ट्वीट किया है और कहा है कि कहरामनमारा और देश के दूसरे हिस्सों के भूकंप प्रभावितों के प्रति मेरी संवेदना है। हमारी सभी यूनिट अलर्ट पर हैं। भूकंप के बाद राहत और बचाव में लगी टीमों के साथ हम समन्वय में हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द और कम से कम नुकसान के साथ हम इस आपदा से पार पालेंगे और अपना काम जारी रखेंगे। दिल्ली नगर निगम में मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव एक बार फिर से टल गए हैं। भारी हंगामे के चलते एमसीडी सदन की कार्रवाई फिर स्थगित हो गई है। आम आदमी पार्टी अब मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। बीजेपी की पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने आज सदन में कहा कि मनोनीत पार्षद वोटिंग करेंगे और उन्हें मेयर, डेप्यूटी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी तीनों के लिए वोटिंग का अधिकार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तीनों चुनाव एक साथ ही होंगे। इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई। पीठासीन अधिकारी के इस ऐलान के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया और इसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस हंगामे पर और जानकारी दे रहे हैं शरद शर्मा। विरोध जताना काफी नहीं है। आप वोट डलने के बाद चैलेंज कर देते, आप क्यों उसका वोट को रोक रहे हैं? और हमें अगर आपको पूरा भरोसा है, विश्वास है, तो आप मेयर बनने देते और उसके बाद जो आपको चैलेंज करना है आप चैलेंज कर सकते थे। आपने क्यों नहीं करने दिया? एल्डरमैन को वोट डालने का अधिकार है या नहीं है, ये अधिकार कौन तय करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तय किया वन वे और दी अदर। अभी तो वोटिंग हुई नहीं, पर वन वे और दी अदर अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तय किया, आप उसको चैलेंज कर लेते। आप क्यों वोट नहीं डालने दे रहे? हमारे पार्षदों को, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को यह साफ था कि बीजेपी जो भी साजिश कर ले, संविधान तोड़ने की, कानून तोड़ने की, लेकिन दिल्ली की जनता ने क्लियर कट मैंडेट दिया है। नंबर्स हमारे पास में, इसलिए फिर भी हमारे पार्षद एकदम शांत बैठे रहे सदन में। उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। वो कहते रहे वोट कराओ, वोटिंग कराओ। उसके बावजूद उनको लगा जब आम आदमी पार्टी के पार्षद इस पे भी शोर नहीं मचा रहे, इस पे भी ये सदन चलने दे रहे हैं कि मेयर कराओ, तो इससे तो आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाएगा, तो उन्होंने पहले सदन भंग कर दिया। दिल्ली वालों को अपना नया मेयर आज भी नहीं मिल सका। दिल्ली नगर निगम की आज बैठक थी और बैठक के दौरान ये साफ दिखाई दिया कि बीजेपी पार्षदों ने आज खूब हंगामा किया और उसी के चलते दिल्ली नगर निगम का जो सदन है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बीजेपी के जो पार्षद हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे, अपनी सीट छोड़कर आ रहे थे और आखिरकार जब वो बड़ी संख्या में जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी कुर्सी के पास पहुंच गए तो उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। जबकि न सिर्फ बिल्कुल आखिर में बल्कि पूरी बैठक के दौरान, आज की पूरी बैठक के दौरान यह दिखाई दिया कि अगर कहीं पर भी नारेबाजी हो रही है या कुछ भी हंगामे जैसी स्थिति हो रही है तो ये केवल बीजेपी के पार्षद करते हुए नजर आए, जबकि आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है, जो बीच में सदन के बीच जो पार्षद बैठे हुए हैं, ये पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं और आम आदमी पार्टी के पार्षद बिल्कुल आज जो है चुप बैठे हुए थे। इसके दो कारण थे। पहला यह था कि आम आदमी पार्टी चाहती थी कि किसी भी तरह से अपना मेयर बनवा लिया जाए, आगे की कार्रवाई बाद में देखी जाएगी। और दूसरा, अगर सदन स्थगित करने की भी स्थिति आती है तो ये जो ठीकरा फूटने वाली बात है कि किसने सदन नहीं चलने दिया, किसने मेयर नहीं बनने दिया, कौन चुनाव से डर रहा है, तो ये आम आदमी पार्टी के सर पे ना आए बल्कि बीजेपी के सर पे आए। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही आज सदन शुरू हुआ, आज मेयर का चुनाव होना था सबसे पहले, तो पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा आई और उन्होंने घोषणा करी कि जो मनोनीत पार्षद हैं उनको भी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव में वोटिंग का अधिकार होगा। ध्यान दीजिए, यह वही आरोप है जो आम आदमी पार्टी 6 जनवरी से लगा रही है, जब नगर निगम की पहली बैठक बुलाई गई थी। और आम आदमी पार्टी का कहना था कि जो मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाई जा रही है, यह केवल शपथ नहीं बल्कि इनसे वोटिंग भी करवाई जाएगी। तो उस समय पर जो है इस पर हंगामा हो गया था, सदन स्थगित हो गया था। लेकिन आज वो जो आरोप था आम आदमी पार्टी का, एक तो वो सही साबित हुआ, दूसरा पीठासीन अधिकारी ने यह घोषणा की कि तीनों चुनाव यानी मेयर का, डिप्टी मेयर का, स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव जो है ये एक साथ होगा, जबकि अब तक ये तीनों चुनाव अलग होते आए हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यह हो सकता है कि
जैसे ही अगर ये करेंगे कि बारी बारी से चुनाव हो रहा है, तो जैसे ही मेयर चुना जाएगा तो पूरा कंट्रोल इस हाउस का, इस सदन का आम आदमी पार्टी के पास आ जाएगा, और फिर उसके बाद कौन वोट करेगा कौन वोट नहीं करेगा ये आम आदमी पार्टी के जो मेयर होंगे वो, क्योंकि स्पीकर होते हैं हाउस के, वो ये तय करते हैं। यानी कि ये जो घोषणा है इसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं रह जाने वाला था, तो इसलिए भी संभव है कि यह घोषणा की गई हो। एमसीडी के सदन से अपने कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बिहार की राजनीति में लगातार एक उलटफेर सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के नेताओं को एक खुली चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हमारी पार्टी आंतरिक वजहों से लगातार कमजोर हो रही है, अस्तित्व खोती जा रही पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरी बातों की अनदेखी कर रहे हैं। साथ ही जेडीयू के आरजेडी में विलय की चर्चा ने पार्टी के नेताओं को भी झकझोर दिया है। इस चिट्ठी के जरिए उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू नेताओं को 19 और 20 फरवरी को पटना में एक बैठक के लिए बुलाया है, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उन्हें जहां जाना है वो जाएं। रोज बोल रहे हैं, यानी कहीं विचार हो गया है। सब लोगों के मन में आज यह बात चिंता के रूप में आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड जो उनके अरमानों की पार्टी है बर्बाद होते जा रही है, इसको कैसे बचाया जा सके। तो इस काम में हम निरंतर लगे हुए हैं, लेकिन हमारी बात पर गंभीरता से मुख्यमंत्री जी न तो ध्यान दे रहे हैं और न फिर और कुछ जानकारी लेनी हो तो उसके लिए हमसे कोई बात हो रही है। इसलिए हमको लगा कि अब कार्यकर्ता साथियों को बुलाकर उनके बीच यह बात की जाए, उनसे विमर्श किया जाए कि कैसे आगे लोगों का जो अरमान है उसको हम बचा सकें। तो एक तरह से कहिए कि पार्टी बचाने की जो कोशिश हमारी है उसी की अगली कड़ी के रूप में हमने लोगों को बुलाया है, बैठक बुलाया। कोई आता है आप फिर जाता है, जाओ, अब इसके बाद हम लोगों को कोई मतलब नहीं। रहिएगा, काम करिएगा, ठीक है, लेकिन रोज बोलिएगा मतलब आप कहीं और विचार हो गया। भाई आए काहे के लिए आए, हमने इज्जत दे दिया और हमको आश्चर्य हुआ जब बीच में बात आई, कहा कि हम बात करेंगे, बातें नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने एक अनोखी पहल की है। राज्य सरकार और केंद्र की नीतियों के खिलाफ वो दौड़ लगा रहे हैं। सेंट्रल पार्क में सुबह 7:30 बजे से उनकी ये दौड़ शुरू हुई और 12 घंटे यानी कि शाम 7:30 बजे तक चली। बलजीत यादव की मांग ये है कि राज्य सरकार पेपर लीक मामलों के साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। बलजीत का ये कहना है कि बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसे रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कुछ भी नहीं कर रहे। सुबह से शाम की दौड़ लगा रहे हैं बलजीत यादव, जो एमएलए है बहरोड से, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, लेकिन क्यों उन्होंने अपने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बलजीत जी, आप कांग्रेस सरकार के समर्थन में है, लेकिन क्या मुद्दों को लेकर आप आए हैं अभी? देखिए, मैं तो सिर्फ जनता के समर्थन में हूँ, मैं किसी पार्टी या सरकार के समर्थन में नहीं हूँ। सरकार को यही कहा, जनता का विकास करोगे हम आपको सपोर्ट करेंगे, और जनता के हितों की अनदेखी करोगे तो हम आपको याद दिलाएंगे, आपका धर्म याद दिलाएंगे। आप तो क्या आप याद दिला रहे हैं? अभी विरोध भी करना पड़ेगा। 4 साल से याद दिला रहा हूँ मैं। 4 साल से 10 महीने पहले भी मैंने, जब सरकार ने हमारी समुचित मांगों को नहीं माना तो मैंने विरोध में दौड़ लगाई थी। सरकार ने आश्वस्त किया था कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। इवन मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे वचन दिया था राज्यसभा चुनाव के वक्त कि जल्दी मैं बिल लेके आ रहा हूँ और राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को आरक्षण मिलेगा। सरकारी भर्तियों में 90 से 100%, प्राइवेट कंपनियों के अंदर 75%। क्योंकि मैंने कहा था कि करीब 22 राज्य ऐसे हो गए हैं जिसमें राजस्थान के बेरोजगार युवा का सिलेक्शन रेट 0 है, यानी एक भी लड़के को रोजगार नहीं दे रहे हैं। वहां के गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से कानून बना करके दूसरे स्टेट के आने वाले युवाओं को रोक दिया है। जैसे बिहार सरकार ने कर दिया कि बिहार का निवासी होना चाहिए, हरियाणा ने कर दिया हरियाणा का निवासी होना चाहिए। ऐसे 22 राज्यों ने अलग अलग तरह से, बंगाल ने कह दिया बांग्ला भाषा जानने वाला होना चाहिए, किसी ने कह दिया तमिल भाषा जानने वाला होना चाहिए। तो बलजीत जी, अभी जैसे पेपर लीक वगैरह हुए थे उसके खिलाफ में भी आप आ रहे हैं क्या सामने? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पेपर लीक तो मेन मुद्दा है,
पिछली बार भी मैंने पेपर लीक के खिलाफ भी दौड़ लगाई थी और उन्होंने ये कहा था कि हम बड़े मगरमच्छों को भी पकड़ लेंगे। जांच जारी है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता किसी भी बड़े आदमी को पकड़ा है। मैंने कहा था कि जब वो रामकृपाल मीणा प्राइवेट कॉलेज चलाता था और प्राइवेट आदमी को स्ट्रांग रूम की चाबी किसने दी, उसकी ड्यूटी किसने लगाई, जबकि उसकी खुद की कॉलेज के अंदर सेंटर था उस एग्जाम का। तो जवाब मिला, विधानसभा में दिया जवाब सरकार ने कि कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदारी थी, कलेक्टर ने ड्यूटी लगाई थी। तो मैंने कहा कलेक्टर ने ड्यूटी क्यों लगाई भाई उसकी? तो विनय भगत फिर कलेक्टर और एसपी क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? आप सरकार को एक्शन लेना चाहिए। निश्चित। 3rd क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी ये जानता है कि दोषी थे कलेक्टर और एसपी, तो सरकार क्यों बचाना चाहती है? क्या कलेक्टर को पकड़ने से कोई और किसी बड़े आदमी की पोल खुल सकती है? क्या कोई और बड़ा आदमी इन्वॉल्व है, प्रभावशाली आदमी, इसलिए सरकार बचाना चाहती है? जी इसलिए जी तो अपने ही सरकार के खिलाफ अपना एक प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नॉन स्टॉप सेंट्रल पार्क में सुबह 7:30 बजे शुरू किया है उन्होंने और आज शाम तक 7:30 बजे तक वो ये दौड़ लगाएंगे। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। एक बड़ी खबर आज सुप्रीम कोर्ट में से आई कि वहां पर नए जजों की नियुक्ति हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जजों की सिफारिश की थी और उसके बाद केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को मंजूरी दे दी है और अब सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिल गए हैं। आज 5 जजों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शपथ दिलाई है। ये जो 5 नए जज हैं वो हैं जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा। इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में 32 जज हो गए हैं, जबकि 34 जजों के पद स्वीकृत हैं। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को स्वीकृति न मिलने पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें सख्त फैसला लेने को मजबूर न करें। अर्जेंटीना YPF के अध्यक्ष पाब्लो गोंजालेज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लायनल मेसी की जर्सी भेंट की है। आज बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने ये जर्सी तोहफे में दी। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कप्तान लायनल मेसी ने अपनी अगुवाई में अर्जेंटीना को 2022 फीफा विश्व कप जिताया था। मेसी ने इस टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया। वो गोल्डन बूट अवार्ड जीतने में चूक गए थे, लेकिन गोल्डन बॉल अवार्ड अपने नाम किया।